दोस्तों, एक बार फिर मैं कमल सिंह, डायरेक्टर कमल सिंह। और देखिए, बॉलीवुड की बातें हम करते हैं, आगे लेके चलते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में जो चल रहा है, जैसे पहले होता था, आज कितना चेंज आ चुका है। किस लिए चेंज आया है, ये आपको देखने वाली बात है कि चेंज, वैसे तो चेंज होना स्वाभाविक है, लेकिन किस वजह से चेंज आया ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम छोटे हुआ करते थे, स्कूल से भाग करके पिक्चर सिनेमा देखने जाया करते थे, और बाकी वो समय ही कुछ और था। फिल्म स्टारों को देखने का, उनकी शक्ल को देखने के लिए ललायत रहते थे, और कई कई किलोमीटर दूर तक एक्टर को देखने के लिए हम स्कूल से बंक मार कर जाया करते थे। सिनेमा हॉलों में भी इतनी भीड़, उस समय तो हमने चलो किसी की शक्ल देखी नहीं, और हम सिर्फ अपने चहेते फिल्म स्टार, जैसे कि सबसे बड़े फ़ैन हम धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के हुआ करते थे। धर्मेंद्र वो हीमैन हीरो रहे हैं जो सदाबहार, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं। और वाकई फिल्मी दुनिया में अगर कोई है तो आज वो हीमैन धर्मेंद्र पाजी, जो सनी पाजी के फादर हैं। और वाकई उन्होंने बॉलीवुड में ये सिद्ध कर दिया है, लोहा मनवाया है कि वाकई अपनी कीमत ना लगा करके काम को महत्व देना, ये सीखना है तो धर्म पाजी से सीखो। धर्म पाजी ने अपने समय में अपने टाइम की बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर ब्यूटीफुल हीरोइनों के साथ काम किया है, और बड़े दिल से काम किया है, जो आज भी आज के हमारे बच्चे लोग, न्यू कमर्स, उन फिल्मों को देख के बड़े ही खुश होते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। उन फिल्मों की बात करें तो वाकई एक ज़माना हुआ करता था शायरा बानो। शायरा बानो जी वो एक ऐसी स्लिम हीरोइन थी जिनके लिए हमारे यूसुफ साहब आज इस दुनिया में नहीं है। शायरा बानो जी ने दिलीप साहब से शादी की, और शादी के बाद आज तक उनको अपने मन में बसा कर रखा हुआ। बहुत कम लोग हैं जो बॉलीवुड में शादी करने के बाद लव स्टोरी कहते हैं, जो शादी लव करके करते हैं, प्यार किया और प्यार को अपने सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ये वो एक्टर हैं, गिने चुने एक्टर हैं, जिन्होंने वाकई आखिरी दम तक एक्ट्रेस के शादी करने के बाद उन्हीं के साथ जिए हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता तो हम धर्मेंद्र पाजी का आता, धर्मेंद्र जी का ही आता है। हेमा जी आज सांसद हैं, मथुरा से सांसद हैं, लेकिन एक समय हुआ करता था कि उनकी फिल्मों के गानों से हर महिला, हर एक्ट्रेस, न्यू कमर्स उनसे कई सीख लेते थे। जब लता मंगेशकर मैम जो गाना गाया करती थी, वाकई हेमा जी की उनके साथ एक्टिंग होने के बाद वो गाना बिल्कुल ऐसा हो जाया करता था, वह देखने योग्य। और पुरानी बात करें इतनी उतनी ही कम है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी, एक फिल्म होती चर्च, उसमें बहुत ही अच्छा गाना ओ बालम हर जाई, कितना अच्छा सॉन्ग, जो कि आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। वो लव स्टोरी, वो मेलोडी किंग म्यूजिक डायरेक्टर आज कहाँ हैं? आज हमारे बीच प्यारे लाल जी हैं, लेकिन जब हम देखते हैं उन संगीत को, सुनते हैं, और हम बात
किए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक समय था जब यानी म्यूजिक डायरेक्टर पूरी अपनी मेहनत के साथ सॉन्ग को रिकॉर्ड किया करते थे। और अपने अपने समय में सभी अच्छे रहे हैं। हम कहने लगे कि देखिए सर्वोपरि कोई नहीं हुआ, अच्छे हुए हैं, सभी अच्छे हुए हैं, क्योंकि ये अंदर की एक कला है। नौशाद साहब हुआ करते थे जो पुराने ज़माने में म्यूजिक दिया करते थे, जो कि आज भी हमारे बच्चे लोगों को, न्यू कमर्सों को मालूम भी नहीं होगा कि नौशाद साहब और शकील बदायूं जी, जिनके म्यूजिक, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे तरजीब भरे सॉन्ग लिखे हैं, मुस्लिम समाज में होने के बावजूद उनके गीत और दुनिया के रखवाले, इस टाइप के सॉन्ग जो उन्होंने दे दिए, अमर हो चुके हैं। एक यानी कि बहुत ही अच्छे, सब लोग उनको गाकर गुणगान करते हैं। और मेरा उद्देश्य अपने न्यू कमर्स को, बॉलीवुड के उन लोगों को जो आज फिल्म्स के इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनको समझना भी चाहिए और इनसे प्रेरित होना चाहिए कि नौशाद साहब, जो कि माना जाता था कि बहुत पुराने फिल्मों में बड़े ज्ञानी म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन ऐसे टाइम में मैं बात करूँगा फिल्म गंवार की, तो जिसमें वाकई रफ़ी साहब का एक सॉन्ग था जो राजेंद्र कुमार साहब पे फिल्माया गया था, महका महका रूप तुम्हारी बहकी बहकी चाल, मैं फूलों की डाल के राही पूछे एक सवाल। देखिए उस समय में वेस्टर्न म्यूजिक दे करके इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आज के म्यूजिक डायरेक्टरों से वो भी कम नहीं, क्योंकि खान थे वो, तो म्यूजिक की खान थे कि बनाना सब जानते हैं, बजाना सब जानते हैं। उन्होंने भी वाकई अपना लोहा मनवाया है। उनके सॉन्ग सुनते हैं। ओपी नैयर साहब आए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए। उसके बाद एस.डी. बर्मन साहब, जो कि वाकई ऐसे सॉन्गों को देख करके तो हमें लगता है कि वाकई आज उनकी ज़रूरत है दोबारा। किशोर साहब का गाना बड़ा क्या, राजेश खन्ना जी के लिए क्या हिट हुआ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या जाने किसने क्या जाने, तो बड़ा ही अच्छा सॉन्ग सबकी जुबान पे, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना, हेमा मालिनी पे जो फिल्माया गया गाना, जिसे काका राजेश खन्ना के नाम से आज भी उस गाने को जब भी बजता है तो हमारे न्यू कमर्स भी आज भी गदगद हो जाते हैं कि उस गाने को इतनी अच्छी बोल, इतने अच्छी केमिस्ट्री, हर एक्टर पे फिट होता है वो गाना, हर एक्टर पे फिट होता है वो गाना। और राजेश खन्ना तो सुपरस्टार रहे हैं और उनको देख करके हमें कई चीज़ याद आती हैं। एक फिल्म हुआ करती थी मनमोहन देसाई की, रोटी। बाकी रोटी क्या फिल्म थी, सारा अंश उसमें ही दिखा दिया कि रोटी के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता है। सॉन्ग देखिए कितने बढ़िया, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। उन सॉन्गों को देखते हैं, सुनते हैं तो आज के सॉन्ग हमें धूमिल से नज़र आते हैं। संदेश नुमा सॉन्ग हुआ करते थे, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए आज भी वो सॉन्ग दिल पे बसा रहता है। कितनी बात करें, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, तो इस टाइप के गाने जो मतलब 60 से 70 के बीच में जो हमारे बॉलीवुड में जो हमारे मेलोडी किंग ने दिए हैं, वो भी याद रखने योग्य चीज़ है। एस.डी. बर्मन साहब के बाद उनके सपुत्र आर.डी. बर्मन साहब
वाकई जैसे बाप, और इतने अच्छे, उनसे भी और अच्छा निखर के उनके सपुत्र राहुल देव बर्मन साहब भी आए, जिन्होंने कहने के लिए शोले फिल्म कोई नहीं भूल सकता। शोले फिल्म में वो म्यूजिक अलग ही तरीका, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे फिल्म के सॉन्ग का म्यूजिक हो, उन्होंने अलग ही बनाया है। और मुझे याद आया कि वाकई पहले म्यूजिक डायरेक्टर भी इतने आपस में प्यार होता था, दोस्ती होती थी कि एक दूसरे के लिए काम भी आते थे लोग। आज बड़ा ईगो प्रॉब्लम है, लेकिन पहले बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि एक दूसरे के लिए, मुझे याद है प्यारे लाल जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वाकई वो सॉन्ग, क्योंकि बैंजो बजाना था एक गाने में, और वो गाना प्यारे लाल जी और लक्ष्मीकांत जी किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब पीस बैंजो बजना बहुत ज़रूरी था उस सॉन्ग में, तो राहुल देव बर्मन जी वाकई देखिए क्या है कि आदमी एक दूसरे के बिना अधूरे। तो फिल्म दोस्ती के अंदर जो बैंजो बजाया है जिस गाने में, तो राहुल देव बर्मन जी ने बजाया, क्योंकि एक दूसरे से निपुणता होती है। किसी भी काम में हर आदमी संपन्न नहीं है, लेकिन एक जुनून है। संगीत एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे बीच में अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और आए हैं। अब जितनी बातें करेंगे उतना ही कम है। आज हम चलते हैं, देखिए 62 में फिल्म आई दोस्ती फिल्म क्या आई। बाकी दोस्ती एक ऐसी अमर फिल्म हो गई कि वाकई जिस तरह का नाम, उसी तरह के सॉन्ग और उसी प्रकार की केमिस्ट्री। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 10, 11, 12 साल का बच्चा कभी म्यूजिक आज के टाइम में दे सकता है। कितनी अजीब बात है कि 10, 12 साल के बच्चे म्यूजिक दे रहे हैं, और ऐसे टाइम में जबकि बड़ा पीक पे चल रहे थे सब लोग। शंकर जयकिशन, नौशाद, ओपी नैयर साहब, सलील चौधरी, और ऐसे बीच में चित्रगुप्त, आप जिनकी बात करें, ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टरों के बीच में ऐसे समय में लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी ने एक ऐसी अपनी छाप छोड़ी। छाप क्या छोड़ी, ये ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इतनी सी छोटी उम्र में और दोस्ती जैसी हिट फिल्म में गाने सुपरहिट कर सकेंगे। कई म्यूजिक डायरेक्टरों का तो यहाँ तक कहना था, ये बच्चे क्या म्यूजिक देंगे, ये बच्चे क्या म्यूजिक देंगे। लेकिन समय बलवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इन्होंने अपने दिल में बसाकर म्यूजिक के तारों को बजाया, और वो इस तरह की केमिस्ट्री दोस्ती फिल्म में, जो इनके साथी रहे मजरूह सुल्तानपुरी साहब, जो कि बहुत ही अच्छे शायर थे, जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के वो सॉन्ग और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का वो म्यूजिक दोस्ती फिल्म में आज भी नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें मजरूह सुल्तानपुरी जी साहब को ही नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी एक नई पहचान मिली, एक मनोबल बढ़ा। और मनोबल इस कदर बढ़ा
इसके तो डायरेक्टर राजश्री प्रोडक्शन के जो मालिक होते वो कहते हैं एक बार को तो वो भी हिचकिचा गए कि ये बच्चे क्या म्यूजिक देंगे, लेकिन कितनी अच्छी बात, रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी दिल के बहुत अच्छे, बहुत कम लोग होते हैं जो आज सारा श्रेय, जैसा कि प्यारे लाल जी बताते हैं, प्यारे लाल जी की जुबानी कि रफ़ी साहब ने उनको नायाब तोहफा दिया और राजश्री प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोला कि इन दो बच्चों को इस फिल्म में आप चांस दीजिए। उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि रफ़ी साहब क्या कह रहे हैं आप, हमारी फिल्में पीक पर हैं, हमारी फिल्में फैमिली के लिए बनाते हैं हम, और हमारी सुपरहिट फिल्में जा रही हैं, और ऐसे पीक वाले स्थान पर हम नए किसी बच्चों को नया चांस दें तो ये हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन रफ़ी साहब, करने वाला ऊपर वाला, रफ़ी साहब ने जो बात कही राजश्री प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लिए कि आप इन दो बच्चों को काम दो, मैं आपकी फिल्म में पैसा नहीं लूँगा, जैसा कि हमने पढ़ा है कई जगह। बहुत बड़ी बात है कि आदमी किसी के लिए इतनी बड़ी बात कह दे, तो वही आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नज़र में सबसे ज़्यादा सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब के उनके म्यूजिक डायरेक्शन में है। लता मंगेशकर के सबसे ज़्यादा गाने बजाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नाम आता है। लता जी का अपना हृदयनाथ मंगेशकर भाई हुआ करता था म्यूजिक डायरेक्टर, जो ये एक साथी दोस्त हुआ करते थे, बजाया करते थे कि ऑर्केस्ट्रा पार्टियों में। लेकिन लता जी ने भी इनका बहुत अच्छा साथ दिया और वो सॉन्ग याद कर कर के आज वाकई हम देखते हैं। अब बच्चे, आजकल के बच्चों को तो इन चीज़ों में रुचि नहीं है, रखनी चाहिए। अगर फिल्म बॉलीवुड में अगर उन्होंने रखना है, कदम आना है, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं याद दिलाता हूँ, पुरानी फिल्में देखते हैं, आपने भी देखे होंगे, फिल्म तो देखी नहीं होगी लेकिन गाने ज़रूर सुने होंगे। मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, ये वो पीक आवर था इन म्यूजिक डायरेक्टरों का। कच्चे धागे, वो बताइए, राज खोसला साहब हुआ करते थे जिनकी फिल्म हिट जाती थी। मेरा गांव मेरा देश में तो वाकई हाय शर्माऊँ किस किस को बताऊं, गाने ने गांव गांव देहात शहरों में वो धूम मचाई। कच्चे धागे, हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है, लिखता है, लिखता है, मुफ्त में मेरा दिल बिकता है। क्या केमिस्ट्री, राइटर को देखिए कितने अच्छे, आनंद बख्शी जो वाकई इनके सदाबहार फेवरेट राइटर रहे। किस्सा सुनोगे तो हंसने को मन करता है। राज खोसला साहब की फिल्म प्रतिज्ञा बनी और प्रतिज्ञा फिल्म के अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना था। अब देखिए, ही मैन धर्मेंद्र जी म्यूजिक डांस में थोड़े कमज़ोर, लेकिन एक बात याद रखें, जिसको डांस नहीं आता समझो उसको बहुत बड़ा काम आता है। वो जैसा कर रहा है वही यानी डांस है उसका, और वही उनका कामयाब हुआ। कई दिन रीटेक होते रहे, राज खोसला साहब
कोरियोग्राफर कई आ गए धर्मेंद्र जी को नचाने के लिए, लेकिन वो गाना ओके नहीं हो पा रहा। गाने के बोल थे मैं जटी अमला पगला दीवाना, फिल्म प्रतिज्ञा का वो सॉन्ग। अगले दिन इत्तेफाक से रफ़ी साहब भी शूटिंग देखने के बहाने से सेट पर आए, क्योंकि उनके गाने पे फिल्मांकन होना था। तो रफ़ी साहब खुद उस सेट पे आए और कहने लगे देखिए गाना आप कोरियोग्राफरों को उन्होंने बताया कि ऐसा है, जैसा धर्मेंद्र कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी जैसा कर रहे हैं आप इनको करने दीजिए, वो ही अच्छा लगेगा। तो बिना कोरियोग्राफ के वो गाना धर्मेंद्र जी की अपनी कोरियोग्राफी, अपनी खुद की मतलब एक्टिंग, जिसे शायद वो भी कई बार बता चुके कि दोबारा वो भी नहीं कर सकते। तो इसको डांस कहते हैं, इसको एक्टिंग कहते हैं। करके भूल जाए, डांस में पता नहीं कि स्टेप किधर को निकल जाए। आज तो प्री प्लानिंग है कि इतने नपे तुले शब्द ही आते हैं कि इस लाइन तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको चलना है, यहाँ से यहाँ आपको क्लैप ये देनी है, यहाँ तक आपको तालियां बजानी है, यहाँ तक आपको ठुमका बजाना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उस समय वो गाना रफ़ी साहब के सामने आकर के बहुत ही हिट सॉन्ग साबित हुआ, और जैसा धर्मेंद्र जी ने डांस किया वैसा ही लोगों ने उसको पसंद कर लिया। तो ये बहुत ही अचीवमेंट है उन लोगों के लिए। आज हम यानी अपनी नई नई जानकारी आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, आगे भी बातें करेंगे। चलते रहिए, देखते रहिए, और आगे हमें सर कितने मिनट हो गए देखना? बहुत है? हैं? तो ये कट जाएगा। तो हमारे बीच में यानी बहुत लोग आए, जैसा कि मैंने कई बार बताया, कई सॉन्ग ऐसे हैं जो आज हमारे महानायक हैं। अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में जो बात मैं आपको बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जब अमिताभ साहब को काम नहीं मिल पा रहा था, उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही थी, और सब डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के पास जाकर अपने ये भी ऑडिशन देते थे, बोलते थे, काम मांगते थे। लेकिन उस समय दौर कुछ दूसरा चल रहा था। एक फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन फिल्म बड़ी, सॉन्ग बड़ा अच्छा था। वो सॉन्ग भी, उसमें हीरोइन रेखा थी। रेखा की सिफारिश पर अमिताभ बच्चन साहब को उस फिल्म में नियुक्त किया गया, साइन किया गया। लेकिन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों का उस समय था। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों ने कहा नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन साहब के आने से फिल्म चल नहीं पाएगी। कई डिस्ट्रीब्यूटर नाराज़ हो गए। फिल्म खरीदने वाले वही थे, चलाने बिकने वाले वही थे। लेकिन 3-4 रील बनने के बाद, जिस फिल्म की 3-4 रील बन चुकी हों अमिताभ को लेकर, गाने का पूरा फिल्मांकन हो चुका हो, अमिताभ और रेखा की आज जो केमिस्ट्री बताते हैं वो तो आज की है, लेकिन पहली केमिस्ट्री देखिए कि उस समय में वो गाना आप ज़रूर देखें। हर जगह आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले साहब की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक डायरेक्शन में तौबा तौबा ये सॉन्ग के बोल हैं। और उसी लोकेशन पर गाना इतना अच्छा फिल्मांकन हुआ, आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा गाना फिल्मांकन हुआ है। रेखा और अमिताभ पर बड़ा अच्छा गाना शूट होने के बाद, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरों ने कह दिया इस फिल्म को हम नहीं लेंगे, इसमें आप हीरो चेंज करिए। अब बताइए, ऐसे टाइम में जिसमें इतना खर्चा हो चुका हो,
अमिताभ साहब को उसमें बदलना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा। उनके लिए संजय खान साहब को लाना पड़ा। उस दौरान उनकी कई फिल्में हिट हो रही थी, वो भी सुर्खियों में थे, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में वो दे रहे थे। तो इसलिए संजय खान साहब जब आए, रेखा के साथ वही गाना उसी लोकेशन पे उसी स्टेपों पर दोबारा फिल्माया गया। तो देखिए ऐसे ऐसे हिम्मत वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं जो कि खर्चे की परवाह नहीं करते, और एक सीन को बदलने के लिए उन्होंने हीरो ही बदल दिया, रिप्लेस कर दिया दोबारा संजय खान साहब को लेकर के, और फिर दोबारा उसी लोकेशन पर जाकर वहीं वो गाना रेखा और संजय खान पर फिल्माया गया। दोनों गाने आज यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग। तो देखिए संजय खान की भी तोती कभी बोलती थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम तो बड़े अच्छे किए, डायरेक्टर किए। उनके भाई फिरोज़ खान जी भी यानी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना चुके हैं। लेकिन समय होता है, हर किसी का समय आता है एक बार। संजय खान देखो वैसे तो बहुत सब लोग हैं, देखो इन्होंने मुस्लिम होने के बाद संजय खान नाम रखा, ये वहीं से नाम बदलने का चलन वहीं तो चला है। इनकी ऐसी केमिस्ट्री थी। राहुल देव बर्मन साहब की बात कर रहे थे, तो वाकई वो सॉन्ग आज भी हम कभी भूले नहीं भुलाते। गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, और ये राहुल देव बर्मन साहब जो सचिन देव बर्मन साहब के बेटे थे, उन्होंने ये गाना बनाया। रफ़ी साहब और मतलब लता मंगेशकर की आवाज़ में क्या केमिस्ट्री थी, और वो गाना आज भी बजाए। हमारी मजबूरी, हम सुनाना चाहते हैं लेकिन मजबूरियाँ सुना नहीं सकते। वो सॉन्ग आज भी हमारे न्यू कमर्स की जान है, उस गाने से मोटिवेट होंगे। लेकिन क्या है, आज बच्चों को नए नए गाने पसंद हैं, नई नई बातें पसंद हैं। आज जितने बॉलीवुड का रुख कर रहे हैं, सब न्यू सॉन्ग के केमिस्ट्री लेकर आते हैं। न्यू सॉन्ग में आवाज़ का जादू होता नहीं, म्यूजिक होता है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, सुबह सुनते हैं, शाम को वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वो समय था। एक गाना हुआ था संजय खान साहब का, रेशम की डोरी। तो ये फिल्म साजन, ये केमिस्ट्री उस समय की थी। और उस समय तो ऐसा समझिए कि बाढ़ आ गई थी कि बहुत अच्छा, कई साल कंटिन्यू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ऐसे अवार्ड मिले कि हर साल उनका पायदान नंबर पे ये गाने हिट है, ये गाना हिट है। अमीन शानी जी हुआ करते थे उस समय, अमीन शानी जी ले दे के वही उन गानों को। जितेंद्र बताइए, इतने उछल कूद में माहिर, इनके साथ में कोई एक्ट्रेस काम करने के लिए राजी नहीं होती थी, क्योंकि ये हिलते जाते थे। हीरोइन इनके साथ में हिलने से परेशान हो जाया करती थी। लेकिन हिम्मत करके हेमा और आई, एक जिन्ना अरुणा ईरानी जी अभी भी जिन्ना हैं, देखिए अरुणा ईरानी जी पे एक गाना बड़ा अच्छा, आज उनको भगवान सलामत रखे और बढ़िया रखे, खुशहाल ज़िंदगी दे। फिल्म फ़र्ज थी एक, मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया जितेंद्र जी के लिए। गाना क्या हो, तो उसने तो फिल्म की चार चांद ही लगा दी। और ये देखिए कि जितेंद्र रातों रात स्टार बन गए, और ऐसे स्टार बन गए कि वो मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे कली से, कैसे कैसे सॉन्ग इन्होंने लिख दिए। रफ़ी साहब ने वाकई, रफ़ी को भी देखिए उनकी केमिस्ट्री, ये देखने वाली बात है कि उन्होंने कितने अच्छे सॉन्ग दे करके। कहते हैं जिस एक्टर को जैसी आवाज़ चाहिए वैसी आवाज़ में पिरो देते थे गाने को। तो जितेंद्र जी का वो वहाँ से उनका सितारा बुलंद हुआ।
लेकिन ये समय का चक्र है, हमेशा समय एक सा नहीं होता। हर किसी के लिए, हर किसी कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेस सभी के ज़िंदगी में बदलाव भी आता है। कई लोग भटक जाते हैं, कई लोग उसको एग्जूम करते हैं। रफ़ी साहब का समय आया, किशोर कुमार आ गए जी। किशोर कुमार जी सदाबहार सिंगर, उनका गाने का स्टाइल ही कुछ अलग हुआ करता था। वो स्टेज पे नाच के गाया करते थे, वो खड़े होकर नहीं, वो बिल्कुल घूम फिर के मस्ती में गाते थे गाना, कोई भी सॉन्ग तो। अब लेकिन एक बात और ज़रूरी है, किशोर कुमार जितने अच्छे सिंगर थे, इंसान भी वाकई बहुत अच्छे थे। उनके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है, क्योंकि वो एक्टर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं और सिंगर तो मस्त थे ही। अशोक कुमार जी के भाई थे। उनके गाने आज भी देखते हैं तो वाकई कुछ समय ऐसा होता, न्यू कमर से नई नई बातें आती हैं, तो कुछ समय ऐसा हुआ कि किशोर कुमार जी का सितारा बुलंद हो गया। बहुत ही अच्छी बात है कि आदमी याद रखना चाहिए, कोई भूले ना। कभी भी कंपटीशन ऐसा हो, दोस्ती भी है नहीं, कहते ना दो बिंदु, आप अपने बिंदु को ऊपर करिए, दूसरे बिंदु को नीचे करने की कोशिश मत कीजिए। ऊपर वाला बहुत बड़ी चीज़ है, वो सब देखता है। तो एक समय आता कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसरों जितने भी थे सभी किशोर कुमार के घर पे आना जाना लग गया। और आना जाना लगने से हुआ ये, सब लोग किशोर कुमार का गाना ही फिल्म में रखना पसंद करने लगे, क्योंकि फिल्म हिट होने लगी। रफ़ी साहब का थोड़ा सा वो विचारों के बहुत शुद्ध थे, वाकई वो बहुत ही नेक दिल इंसान मानिए। लेकिन याद रखने वाली बात है कि कई बार जो म्यूजिक डायरेक्टर जान होती है शब्दों को, जो पिरोता है, उसको पता होता है कौन सा शब्द किसकी आवाज़ में और कहाँ अच्छा लगेगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने पीक पे किशोर कुमार चल रहे थे, उसी दौरान राजेश खन्ना जी का सितारा चमक रहा था। राजेश खन्ना जी को किसी जाके कहा जी एक गाना इसमें रफ़ी साहब का होना है, कह रहा नहीं किशोर कुमार से गवाइए गाना। तो म्यूजिक डायरेक्टर को थोड़ा सा बुरा सा लगा कि नहीं सर, ये गाना के बोल जो हैं रफ़ी साहब पे ही शूट कर रहे हैं। कि वो कहने का मतलब सब नाराज़ हो गए सर। किशोर कुमार गाने के लिए भी आ गए स्टूडियो में, लेकिन वो सॉन्ग किशोर जी ने भी ये कहा देखिए गाना मेरे मूड का नहीं है। चलता रहा, जद्दोजहद चलती रही, आखिर ये हुआ, डिसाइड हो गया कि वो सॉन्ग, एक सॉन्ग फिल्म में रफ़ी साहब गाएंगे। और वो सॉन्ग कौन सा था वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। तो ये सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है, फिल्म की जान बन गया। और वाकई इस फिल्म के सॉन्ग ने वो चीज़ दिखा दी कि फिल्म सुपर हिट हो गई। गाने सारे अच्छे थे, लेकिन ये राजेश खन्ना पे फिल्माया गया गाना वाकई सुपर हिट गाना, जो कि आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे, हमारे न्यू कमर्स बच्चे बड़े बूढ़ों की ज़ुबान पे ये गाना आज भी नज़र आता है। तो रफ़ी साहब थे, ऐसी केमिस्ट्री है। फिर धीरे धीरे अब देखो ईगो सेटिस्फेक्शन यहाँ बहुत जरूर आ जाता, हो जाता है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। एक समय था देवानंद साहब भी, देखिए इतने अच्छे मेकर थे देवानंद साहब, उनकी फिल्म जाने मन, उन्होंने भी किशोर कुमार से रिकॉर्ड करा ली, गाना बहुत अच्छा, और बाकी हिट गाने दिए उन्होंने। अमीर गरीब फिल्म बनी, उसमें देवानंद साहब ने किशोर कुमार से गाने रिकॉर्ड करे। उसके बाद
चलते चलते जाने मन में, की गल है कोई नहीं, की गल है कोई नहीं, वो गाने इस कदर हिट हो गए, बजने लगे दूर रेडियो पर। उसमें रेडियो का ज़माना था, उसमें बजने लगे गाने। अब ये राजनीति, हम इससे अलग रहना चाहिए, हमें भी रहना चाहिए, और राजनीति पॉलिटिक्स में हमें नहीं आना चाहिए कभी भी। जो फिल्म वाले आदमी हैं उससे दूर रहे तो अच्छा है। किसी कारणवश किशोर कुमार साहब का सॉन्ग बैन कर दिए गए। किस कारण से बैन किए हमें ना पता है, लेकिन कुछ दिन के लिए बैन रहे गाने। और वो सॉन्ग बैन होने के बाद जो उस समय रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर थे जो कि आपस की मतभेद मुटाव, जो मन मुटाव था किशोर जी के साथ, किशोर जी को लेकर के और सीधा इंदिरा जी के पास गए। तब जाके किशोर जी के दोबारा वो गाने रिलीज हुए और सुपरहिट सॉन्ग। किशोर कुमार की बात ही कुछ होती। आज भी गाना सुनने को मिलता है। एक फिल्म आई थी अनोखी अदा, अनोखी अदा का सॉन्ग क्या हम ये कहेंगे, आज हम किसी ओल्ड मैन को लेते हैं तो उस गाने को अगर फिल्माया जाए तो बहुत अच्छा फिल्माया जा सकता। एक कॉमेडियन महमूद साहब हुआ करते थे, क्या केमिस्ट्री थी उनकी, क्या देते थे वो, दर्शकों को छाप ऐसी छोड़ देते कि वाकई डायरेक्टर बने वो। और अमिताभ को चांस देने में भी महमूद साहब का बड़ा अच्छा हाथ रहा है, वो कॉमेडियन बने। उनकी कई फिल्में देखो, उन्होंने कुंवारा बाप फिल्म बनाई हुई था, ये आज तक याद है, और वो गाने की बदौलत फिल्म याद रहती है। उसमें सारे फिल्मी स्टारों को महमूद साहब ने ले लिया। सज रही सज मेरी माँ सुनहरी कोठे में, बताओ इतना अच्छा कम्बिनेशन बना दिया कि कुछ रफ़ी साहब के साथ किन्नर लोग भी उसमें अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। कितना बढ़िया सॉन्ग बन गया। और फिल्म के सॉन्ग इसमें देखो कितना अच्छी बात याद आ जाती है कई दफ़े। राकेश रोशन जी के भाई राजेश रोशन हुआ करते, जो कि हुआ कि फिल्म के किंग। राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन, जो सदा मैं कहता हूँ अलग ही उनके भी, वो भी रोशन साहब के मतलब कनेक्टेड इतने बढ़िया देते थे म्यूजिक अच्छा। पर क्या करें, याद ले दे के हमें आती है। आज हम अपने दर्शकों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को, मेरे को जितना ज्ञान है मैं उसकी बात करता हूँ। ये फिल्में हमें एक कगार पर लेके जाती हैं, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आए, विनोद खन्ना आए, जितेंद्र आए, विनोद मेहरा साहब आए, संजीव कुमार का नाम देखिए कितना अच्छा, इनकी देखो कितनी, हर कलाकार के अंदर एक नया जज्बा रहा है। शशि कपूर जी के गाने बड़े मस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर भी कहूँगा, देखिए समय होता, हर किसी का समय होता, आता है, हर किसी का समय होता। ये मेलोडी किंग ये कैसे रहे हैं, इन्होंने जितने भी सॉन्ग यानी बनाए अच्छे बनाए हम, और ऐसे परोस कर रख दिए कि हम जिन्हें सुन सुन के ही आज भी एक समय को रोटी ना खाएं, लेकिन उनके गाने सुन के हम मद मुक्त हो जाते हैं। फिल्म आई थी फांसी, जब आती होगी याद मेरी, और मैं तो कहूँगा कि वाकई गुलशन बावरा हुआ करते थे। गुलशन बावरा साहब के गीतकार थे, एक्टिंग भी करते थे। उन्होंने क्या फिल्म गीत लिख दिया, और उठे रब को मनाना आसान है, उजड़े बाग लगाना मुश्किल। कितना अच्छा, शायद ये गाना नहीं, ये गाना दूसरा, ये अलग गाना है। ये सॉन्ग अमिताभ साहब का है और आनंद बख्शी साहब ने लिखा है।
परवीन बोबी और अमिताभ पे फिल्माया गया सो इसे गाना उनका था। लेकिन मेलोडी किंग रहे हैं, अच्छे गाने दिए हैं। एक या चलते चलते मैं आखिरी में एक बात बोलूँगा, याद रखना चाहिए, समय को भूलना नहीं चाहिए। राजेश खन्ना साहब का जब समय चल रहा था उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने एक सॉन्ग ऐसा क्या दिया, उधर राजेश खन्ना जी का सितारा चमक रहा था और उधर फिल्म लोफर आई थी, और लोफर फिल्म के अंदर वो सॉन्ग, आज मौसम बड़ा बेईमान बड़ा, कितना अच्छा सॉन्ग, उसके ज़िंदगी के मायने उस गाने में बता के रख दिए। उससे लगा वाकई मोहम्मद रफ़ी साहब मोहम्मद रफ़ी हैं। और उस सॉन्ग के बाद वाकई देखने लायक चीज़ कि मोहम्मद रफ़ी साहब दोबारा, और इसी फिल्म से, लोफर फिल्म से धर्मेंद्र जी का सितारा ऐसा चमकता चला गया। राजेश खन्ना डंप होते चले गए, धर्मेंद्र पीक पे चले गए। इसी तरह मीठी मीठी बात करने के लिए और कुछ पुरानी जानकारी देने के लिए हम एक बार दोबारा आएंगे आपके इसमें। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मैं कमल सिंह, धन्यवाद।